हेलो प्यारे साथियों, मैं सचिन भारद्वाज आप सभी लोगों का हमारे नए चैनल सचिन द प्राइम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में जानेंगे और जिसको हम लोग विस्तार से समझेंगे और उसको नोट्स भी बनाएंगे। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपका फर्स्ट चैप्टर तैयार भी हो जाए और उसकी आपके पास एक अच्छी सी नोट्स भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों, द्रव्य के संगठन और गुणों तथा उनकी संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान को निम्न शाखाओं में बांटा गया है, जैसे कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तो पहला हमारा है अकार्बनिक रसायन। कार्बन को छोड़कर अन्य यौगिकों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। भौतिक रसायन रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम भौतिकी रसायन कहते हैं। चौथा हमारा है विश्लेषिक रसायन। पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए विधियों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें विश्लेषिक रसायन कहते हैं। तो आइए जानते हैं जो हमारी रसायन विज्ञान है उनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं, इनका क्या महत्व है। तो रसायन विज्ञान है, इनका महत्व हमारा खाद्य के पदार्थों के रूप में, उर्वरकों के रूप में, कीटनाशक दवाओं के रूप में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, भवन निर्माण के तथा सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों के रूप में हमारे रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, उनके तत्वों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? तो हर वह वस्तु पदार्थ कहलाती है जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान हो। हर वह वस्तु पदार्थ कहलाती है जो स्थान घेरती है और जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, जैसे पेन, वायु, लकड़ी, कुछ जितने भी हैं ले सकते हैं आप। द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमें इसमें 5 अवस्थाओं के बारे में आपको बताया है। तो पहली हमारी अवस्था है ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैस अवस्था और चौथी प्लाज्मा, पांचवी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो ठोस, अब इसको हम ठोस को यहीं पर जान लेते हैं। ठोस क्या होते हैं? जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। द्रव, जिनके आकार तो अनिश्चित होते हैं लेकिन आयतन निश्चित होते हैं, द्रव कहलाते हैं। गैस क्या होते हैं? जिनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस के अणु कहलाते हैं। प्लाज्मा का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो अति आयनित गैसों से भिन्न होते हैं, यह अति आयनित गैसों से भिन्न गुण होते हैं। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है, इसे सत्येंद्रनाथ बोस ने बनाया था। ठीक है, तो आगे हम द्रव्यों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। द्रव्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित 2 भागों में किया गया है। एक हो हमारा शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। शुद्ध पदार्थ कहते किन्हें हैं? जिन पदार्थों का संगठन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। पहला टॉपिक है इसमें तत्व। तत्व कहते किसे हैं? तो एक ही प्रकार के पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो फिर से देखते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। अगर एक ही प्रकार के परमाणु हैं तो उनसे बनेंगे तो हमारा तत्व कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन के 2 अलग अलग परमाणु ले लेंगे
जैसे H और H ले लेंगे तो हमारा H2 गैस बन जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का 2 परमाणु ले लेंगे तो हमारी ऑक्सीजन गैस बन जाती है। तो अलग अलग प्रकार के तत्व जैसे सोडियम, आयरन, ऑक्सीजन, यौगिक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात के संयोग से बनते हैं। जो परमाणु होंगे वो अलग अलग होंगे लेकिन उनका एक निश्चित अनुपात होगा तो यौगिक कहलाते हैं। जैसे NaCl, CO2, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मिश्रण क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के अनुपात से मिलाने पर बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। जब हम 2 या 2 से अधिक कोई यौगिक को ले लेते हैं और उनको क्या कर देते हैं, बिना किसी निश्चित अनुपात में ही मिला देते हैं तो इस प्रकार से बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। जैसे जल और नमक, तो जल और नमक में कोई तो फिक्स नहीं करेंगे कि कितना मिलाए, तो आप जल और नमक को किसी भी क्वांटिटी में मिला देंगे तो इस प्रकार का मिश्रण कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा मिश्रण। मिश्रण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जब मिश्रण के प्रत्येक भाग के घटक के सभी गुण एक समान होते हैं। मिश्रण के प्रत्येक भाग के घटक के सभी गुण एक समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यदि आप दूसरी टाइप में कहना चाहेंगे तो जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे नमक और जल का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? इस प्रकार के मिश्रण के प्रत्येक भाग के घटक एक समान नहीं होते हैं। एक समान क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इन्हें आप अलग अलग रूप में देख सकते हैं, एक दूसरे में मिले नहीं रहते हैं। तो दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जो जल में वियोजित नहीं होते हैं विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे नमक और कंकड़ ले लिया, कंकड़ और पानी ले लिया तो आप दोनों को मिलाएंगे तो कंकड़ अलग मिलेगा और पानी अलग मिल जाता है। तो द्रव्य के कुछ भौतिक गुणधर्म एवं मापन है। तो द्रव्य के भौतिक गुणधर्म, द्रव्य को पहचानेंगे कैसे? द्रव्य को कैसे हम पहचानेंगे? तो उसके भौतिक गुणधर्म को हम पदार्थ की बाहरी संरचना को, जैसे रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि से पहचान करना उसका भौतिक गुणधर्म कहलाता है। यदि कोई तत्व है उसकी पहचान आप रंग के द्वारा, गंध के द्वारा, गलनांक और क्वथनांक के द्वारा करते हैं तो उसके भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत आता है। तो हमारा दूसरा टॉपिक ये भी होता है कि रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो वे गुणधर्म जो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, जिनको रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा तत्वों की पहचान किया जाता है, रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे ज्वलनशीलता हो गया, अम्लीयता हो गया, है ना। अब मूल मात्रक क्या होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, है ना। उनके मात्रकों को हमने लिख दिया है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर। तो जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। तो इस प्रकार से 7 मात्रक होते हैं। अब इन 7 मात्रकों से, है ना, मूल मात्रक से जो उत्पन्न होते हैं, इनसे जो प्राप्त किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो मूल मात्रक से उत्पन्न होने वाले मात्रक होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक को आपको अगर कह देगा कि समय क्या है, मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक है, तो आपको पता है समय क्या है, मूल मात्रक है। क्योंकि समय हमने देखा है कि 7 प्रकार के होते हैं तो इसमें समय का मात्रक क्या है, सेकेंड हो जाएगा। तो सेकेंड क्या हो जाएगा, मूल मात्रक के अंतर्गत आ जाएगा। अगर यही कह देगा कि घनत्व क्या है, तो घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन को ही कहते हैं। तो द्रव्यमान और आयतन दोनों के अनुपात से मिला है तो मतलब मूल मात्रक की सहायता से ज्ञात किया गया, तो इसीलिए उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यथार्थता। किसी भौतिक राशि को उसके प्रायोगिक मान
को उसके सैद्धांतिक मान से तुलना करने पर अधिकतम निकटतम मान ज़्यादा यथार्थ होता है। जैसे देखिए, हम सैद्धांतिक मान ले लिए, इसका सैद्धांतिक मान हमने माना इसका 3 है, ठीक है, 3 मीटर के आसपास है। तो अब जब हम इसके प्रायोगिक मान से तुलना करेंगे तो एक बार हमने जब देखा, एक बार 3.01 आया और दूसरी बार 2.99 आया या 2.89 आया, है ना, 89 आ गया। तो हम क्या करते हैं कि इसके अधिकतम निकटतम मान को लेते हैं। अब देखेंगे कि 3 के अधिकतम नज़दीक 3.01 है या 2.89 है। तो हमने देखा कि इसके निकटतम 3.01 है, तो इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका यथार्थ हो जाएगा। जो सैद्धांतिक मान के निकटतम मान होता है वही सैद्धांतिक मान के निकटतम मान ही यथार्थ कहलाता है। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट है इसको अगले वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।